हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। बहुत बेस्ट टॉपिक है। पूरा डिटेल से हम कोलिजन को डिस्कस करेंगे कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन कितने टाइप के होती हैं, कोलिजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, पूरा बारी बारी से आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कोलिजन क्या है। तो कोलिजन का एकदम सिंपल मतलब, अभी तक जनरली आप लोग कोलिजन का मतलब ये समझती हैं कि जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो उसे आप कोलिजन कहते हैं। लेकिन कोलिजन का मतलब आज मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि दो बॉडी आपस में टकराएगी तो कोलिजन बोलेंगे, या दो बॉडी आपस में टकराएगी नहीं तो कोलिजन बोलेंगे। किन कंडीशन में कोलिजन कहा जाएगा। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में आज हम कोलिजन के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन कितने टाइप की होती हैं, और कोलिजन से रिलेटेड सवालों को कैसे अप्रोच किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, पूरा बारी बारी से डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कोलिजन का मतलब होता क्या है। देखो, कोलिजन का सिंपल सा मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। कोलिजन का सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होना, इसे हम कोलिजन कहेंगे। अब एग्जांपल बता दो। देखो, कोलिजन का मतलब आप लोग ये समझते हैं कि कोलिजन के लिए दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। अभी तक आप लोग यही समझते हैं ना अपने माइंड में कि दो बॉडी अगर आपस में टकरा रही है, दो बॉडी आपस में टच कर रही है तभी कोलिजन है, ऐसा आप समझती हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं, कोलिजन का मतलब जरूरी नहीं है कि दो बॉडी आपस में टच हो। दो बॉडी का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होना कोलिजन में जरूरी नहीं है। कोलिजन का मतलब है कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी है ये दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को किस प्रकार से इंपैक्ट कर रही है, इसे हम कोलिजन बोलेंगे। कोलिजन का मतलब क्या है कि एक बॉडी की वेलोसिटी जो है दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को किस प्रकार से इंपैक्ट कर दी, किस प्रकार से दोनों की वेलोसिटी में चेंजेस आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिजन कहेंगे। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। मान लेते हैं ये टेनिस गेंद है, ये भी टेनिस गेंद है। ये रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है तो इसका वेलोसिटी अभी 0 है, और इस टेनिस गेंद को मैं कुछ वेलोसिटी दिया और ये जा रहा है, ये स्पीड से आ रहा है ये टेनिस गेंद, तो इस वाले टेनिस गेंद को धक्का देगी कि नहीं देगी, देगी। तो इसका मतलब ये जो टेनिस गेंद यहाँ पर रुका हुआ था ये मोशन में नहीं आएगा क्या, इसको वेलोसिटी नहीं मिला क्या। तो इस वाले गेंद को वेलोसिटी किसने दिया, पहले वाले गेंद ने दिया कि नहीं दिया, तो ये अपना कुछ वेलोसिटी इसको दिया कि नहीं दिया। तो कोलिजन का मतलब क्या है, वेलोसिटी का एक्सचेंज। पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है ये दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को इंपैक्ट नहीं की क्या। पहले वेलोसिटी 0 था, जैसे पहली बॉडी ने दूसरे को धक्का दिया जूम से तो दूसरी बॉडी को भी क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। तो कोलिजन का मतलब होता है वेलोसिटी का एक्सचेंज होना। एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को किस प्रकार से इफेक्ट कर रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिजन। और कोलिजन का मतलब एक पॉइंट नोट कर लो, कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि दो बॉडी आपस में टच करे। कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी आपस में क्या करे, फिजिकल कांटेक्ट करे, टच करे। भैया एग्जांपल बता दो, रिलेट नहीं हो रहा है। कोलिजन का ऐसे एग्जांपल बता दो जिसमें बॉडी आपस में टच ना करे लेकिन उनके वेलोसिटी में क्या हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, कुछ एक्सचेंज हो जाए। बताओ एग्जांपल, बता रहा हूं, रुको। हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं और हम फिजिक्स में भी जानते हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होती है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है, पहला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपस में अगर रखा जाएगा तो दोनों एक दूसरे को दूर से ही रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, दूर से ही एक दूसरे को धक्का देते हैं, नहीं देते क्या, बोलता है भाई तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो क्या इनके वेलोसिटी में इंपैक्ट नहीं हो रहा है क्या, क्या वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। तो क्या यहाँ पर दोनों बॉडी आपस में टच किया, क्या नहीं किया, फिर भी वेलोसिटी में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। वेलोसिटी में एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को इंपैक्ट की, तो ये भी क्या है, हमारा कोलिजन है। तो कोलिजन का मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है यार कि दो बॉडी आपस में क्या करे, आपस में टच करे, फिजिकल कांटेक्ट करे।
कोलिजन का मतलब सिंपल है कि पहली बॉडी के रिस्पेक्ट में या कोई बॉडी है उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को किस प्रकार से क्या करेगी, चेंज करेगी, इंपैक्ट करेगी, यही कोलिजन है। क्लियर। लेकिन हमारा जो क्लास 11 का सिलेबस है इसमें जितने भी कोलिजन है वो सारा कोलिजन टचिंग पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, टचिंग पर। हमारे सिलेबस में जितने भी कोलिजन हम पढ़ेंगे उसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगी, टच करेगी, टकराएगी। ठीक है, बिना टचिंग वाला कोलिजन हमारे सिलेबस में नहीं है। बस कोलिजन का मतलब क्लियर। चलो कुछ जानकारी आपको बता रहा हूं। देखो किसी भी टाइप का कोलिजन हो, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, हमेशा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। आप दुनिया में किसी भी टाइप का कोलिजन पढ़ो, पूरे फिजिक्स के अंदर किसी भी टाइप का कोलिजन हो, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वह इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, हमेशा लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इफ एनी टाइप ऑफ कोलिजन, इफ एनी टाइप ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, किसी भी टाइप का कोलिजन हो लीनियर मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या भैया, हमें मालूम है मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है बता दो। हम लॉस ऑफ मोशन में सीखे थे, न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ था, वहां पर हम बेसिकली सीखे थे कि मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है। हम जानते हैं अगर किसी बॉडी पर एफ नेट जीरो है, अगर किसी बॉडी पर क्या है, एफ नेट जीरो है। भैया एफ नेट का मतलब अगर किसी बॉडी पर टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तब उस बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, उस बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या सीखे थे हम लोग कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होता है पी फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था वही मोमेंटम फाइनल में है, तो मोमेंटम क्या है, हमेशा कंजर्व है। अगर बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर ये बात। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या था, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस और नो, ऐसी था कि नहीं था, F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अब आप बोल रहे हो अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। टाइम को इधर लेके जाओ तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, P इनिशियल इज इक्वल टू हमें मिलेगा P फाइनल। मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। चलो तो यहाँ पर हमारा जो कोलिजन है तो कोलिजन को हम क्लासिफिकेशन कर दिए ताकि आसानी से इजी वे में सीखना आसान हो जाए कोलिजन को। तो यहाँ पर हम कोलिजन का क्लासिफिकेशन किए हैं। दो प्रकार से कोलिजन को क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन इम्पैक्ट। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन इम्पैक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन इम्पैक्ट के बेस में दो टाइप से कोलिजन को डिवाइड किया गया है। पहला हेड ऑन कोलिजन और सेकंड है हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर कोलिजन को तीन भागों में, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इलास्टिक कोलिजन, सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन और थर्ड है पार्शियली इन इलास्टिक बोलो चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक बोलो। पार्शियली इन इलास्टिक बोलो चाहे पार्शियली इलास्टिक बोलो। देखो इलास्टिक का मतलब है 100% इलास्टिक, इन इलास्टिक यानी कि 100% इन इलास्टिक, और पार्शियली यानी कि इलास्टिक भी और इन इलास्टिक भी, इसलिए लिखा गया पार्शियली इन इलास्टिक। चाहो तो पार्शियली इलास्टिक लिख दोगे, कोई गलती नहीं है। बारी बारी से सभी को समझते हैं। पहले हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन में ऑन लाइन इम्पैक्ट, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, हेड ऑन कोलिजन। देखो हेड ऑन कोलिजन कब कहेंगे, देखो फिजिक्स में जो भी कोलिजन है सब टचिंग वाला है। अभी दो बॉडी क्या कर रही है, कोलिजन कर रही है। क्या कर रही है, दो बॉडी आपस में कोलिजन कर रही है। उस टाइम की बात करूं मैं, कोलिजन कर रही है, दो बॉडी क्या करी, आपस में चिपक गई, आपस में दो बॉडी टकरा गई, कोलिजन कर रही है।
मान लेते इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी u है, इसका वेलोसिटी कितना है u2 है, इसका वेलोसिटी u1, इसका वेलोसिटी क्या है u2। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनाया जाएगा, देखो जहां पर दोनों बॉडी आपस में टच करेगी, जहां पर दोनों बॉडी टच करेगी उस टचिंग पॉइंट से एक तुम्हें टेंजेंट लाइन खींचना है। यहां पर दोनों बॉडी टच की तो यहां से तुम्हें क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन खींचना है, समझ पाए। उसके बाद क्या करना है, जहां पर दोनों बॉडी का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों बॉडी के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कर दिए। तो जो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना सेंटर से, इसे को बोलेंगे हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसी को क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो हेड ऑन कोलिजन कब बोलेंगे, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन एक ही है, जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, तो इस कोलिजन को बोला जाएगा हेड ऑन कोलिजन। क्या बोला जाएगा, हेड ऑन कोलिजन। अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन अलग है और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है तो ऐसा कोलिजन होगा ऑब्लिक कोलिजन। क्या होगा, ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन जब दोनों बॉडी आपस में कोलिजन कर रही है उस समय इसको देखा जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पर देखो, देखो यहां पर ये पहला बॉडी है जो u वेलोसिटी इधर जा रही है, ये दूसरा बॉडी है जो u2 वेलोसिटी से इधर जा रही है। क्लियर है। सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन होगा कि ऑब्लिक कोलिजन, इसके लिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनाएं, तो हमें मालूम है कि जहां पर दोनों बॉडी के इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहां से हमें क्या खींच देना है, एक टेंजेंट लाइन खींच देना है। ऐसा नो ये थे ऐसे, यहाँ पर दोनों बॉडी मिली थी जिस पॉइंट पर उससे एक लाइन खींच दिए थे, किए थे। उसके बाद दोनों बॉडी के जो सेंटर था उससे एक परपेंडिकुलर खींचे थे, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए खींचे थे। तो दोनों बॉडी सेंटर यहाँ से ना क्या खींच दो, इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींच दो, हो गया, हुआ, सही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसे क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आप देख रहे हो कि दोनों बॉडी इधर भागने की कोशिश कर रही है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन इधर आया है, तो वेलोसिटी और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐसा कोलिजन हेड ऑन कोलिजन होगा क्या, नहीं होगा। तो इस टाइप का कोलिजन को बोला जाएगा ऑब्लिक कोलिजन। तो फाइनली हम हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलिजन को काइनेटिक एनर्जी के बेस पर भी डेराइव किया गया है, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। पहला इलास्टिक वाली, दूसरा इन इलास्टिक और तीसरा है पार्शियली इन इलास्टिक बोलो चाहे पार्शियली इलास्टिक बोलो। पार्शियली के जगह परफेक्टली इन इलास्टिक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो जो काइनेटिक एनर्जी के बेस में कोलिजन को डिस्कस 3 भागों में बांटा गया है, मतलब तीनों भागों में काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, तभी काइनेटिक एनर्जी के बेसिस में इसको बांटा गया है। पहला इलास्टिक कोलिजन, पहला क्या है हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन। पहला है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, सेकंड हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हो जाएगा पहला इलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, देखो इलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडी आपस में कोलिजन करती है, इलास्टिक कोलिजन करती है, तो वहां पर उनका मोमेंटम कंजर्व होता है। मैं तो पहले बताया था किसी भी टाइप का कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, और जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, कंजर्व होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बेस में इसको बांटा गया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा आफ्टर कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द इलास्टिक कोलिजन, थ्रू आउट द इलास्टिक
थ्रू आउट द इलास्टिक कोलिजन linear momentum conserved. सेकंड पॉइंट लिखेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिखना लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remain conserve, remain conserve. उसके बाद सेकंड लिखना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां पे लिखना नो लॉसेस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये पहला बॉडी है जिसका वेलोसिटी u1 है, मान लेते हैं सेकंड बॉडी है जिसका वेलोसिटी u2 है। अब दोनों आपस में टकराएगी, कोलिजन करेगी, तो दोनों बॉडी आपस में तभी टकराएगी जब पहले वाले का वेलोसिटी दूसरे वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा तेजी से आएगा तभी तो दूसरे को टक्कर मार पाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू u2। अब u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है तो सेकंड बॉडी को पक्का टक्कर मारेगी, सेकंड बॉडी को क्या करेगी, पक्का टक्कर मारेगी। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखो सिचुएशन कुछ इस टाइप का होगा कि नहीं होगा, डायग्राम पर ध्यान मत दो, इसे इस प्रकार से समझो कि दो बॉडी आपस में क्या हुआ, टक्कर हुआ। तो दोनों बॉडी जब आपस में इलास्टिक कोलिजन करेगी तो जब कोलिजन करेगी ना, उसका शेप जो होगा, उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से अगर दो गेंद आपस में, दोनों गेंद टेनिस के, अगर दोनों टेनिस गेंद को आपस में तुम कोलाइड कराओगे तो जिस टाइम दोनों बॉल आपस में कोलाइड कर दी, थोड़े से उस टाइम उनके शेप अंदर दबा होगा। या सुनो, थोड़े टाइम के लिए चेंजेस होता है कि नहीं होता है। फिर वापस से जब दोनों बॉल सेपरेट होती हैं, वापस से दोनों बॉल क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, तो दोनों क्या होते हैं, वापस से अपने शेप में आ जाते हैं। नहीं आते क्या, वापस से अपने शेप को रीगेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वापस से अपने शेप को रीगेन पहले जैसे कर लेते हैं। फिर इसका पहले बॉडी की वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2 से ये चलने लगती हैं। यस और नो। तो इस टाइप का कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। और जब इलास्टिक कोलिजन होता है इस टाइम सिस्टम का मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं होता। सिस्टम का मोमेंटम का मतलब है ये पूरा सिस्टम, ये दोनों बॉडी की बात, ये पूरा सिस्टम का मोमेंटम, कोई चेंजेस नहीं होता। अगर तुम पहला बॉडी को देखोगे, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मास m1, इसका मास m2, मास m1 मास m2, मास m1 मास m2। तो देखो अगर सिर्फ सिंगल बॉडी को देखोगे तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसका मोमेंटम m1 u1 देखो वेलोसिटी में चेंज हो गया। दूसरे बॉडी को देखो m1 v1, तो यहाँ का और यहाँ का मोमेंटम अलग नहीं मिलेगा सिंगल बॉडी का। लेकिन अगर पूरा सिस्टम का मोमेंटम देखोगे, पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। सिस्टम का मोमेंटम का मतलब क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, ये पूरा सिस्टम का मोमेंटम है। यस और नो। और इज इक्वल टू, और इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा ये कंजर्व होगा। सिर्फ सिंगल बॉडी को देखोगे तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम लिखोगे तो हमेशा क्या होगा, जो यहाँ पर मोमेंटम होगा वो आफ्टर कोलिजन भी होगा। भैया जब दोनों बॉडी आपस में कोलाइड कर रही होगी, कोलिजन कर रही होगी,
उस टाइम मोमेंटम क्या होगा, उस टाइम भी मोमेंटम कंजर्व होगा। दोनों बॉडी जिस समय दो बॉडी आई आपस में क्या हुई, दोनों बॉडी कोलाइड की, तो कोलाइड की उस टाइम मोमेंटम कितना, अरे कोलाइड के थ्रू आउट लिखा हूं देखो, थ्रू आउट द इलास्टिक कोलिजन, जब इलास्टिक कोलिजन हो रही होगी फिर भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होगा इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स तुमने अप्लाई नहीं किया। क्या यहां पर दोनों बॉडी जा रही थी, दोनों बॉडी एक दूसरे को टक्कर मारी, तो यहां पर हम कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए क्या, अलग से मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया क्या। मान लेते हैं इसको इस प्रकार से इमेजिन करो कि दो बॉडी आ रही है, पहला बॉडी थोड़ा धीरे धीरे जा रही है, सेकंड बॉडी धीरे धीरे जा रही है, पहला बॉडी थोड़ा फास्ट से आ रही है, मैंने किसी प्रकार से फोर्स अप्लाई नहीं किया, बस वो आ रही है, तो ऑटोमेटिक दोनों टक्कर मारे। पहले बॉडी की स्पीड ज्यादा था तो मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तुम, बस यहाँ पर तुम्हें क्या मिले, इधर नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा और ये वाली बॉडी इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, यस और नो। तो ये दोनों आपस में ऐसे ही कैंसल आउट हो गए, नहीं हुए क्या, ये इंटरनल फोर्स है। पहली बात तो ऐसे धक्का मारेगा कहीं से भी, ये तो ऐसे ही कैंसल हो गया, पहले भी पढ़े थे। तो यहाँ पर कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाया तो यहाँ का मोमेंटम भी कितना है, पहले जितना था उतना है। अब दोनों बॉडी जब आपस में कोलाइड की है थोड़े टाइम के लिए तो वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हुआ होगा क्या, अरे भैया दोनों का शेप चेंज हो गया तो दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, चेंजेस हो, क्योंकि कोलिजन का मतलब ही है एक बॉडी के वेलोसिटी दूसरे बॉडी को किस प्रकार से इंपैक्ट करेगी, तो यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस मिला होगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम निकाला जाएगा तो कंजर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, कंजर्व। फिर दोनों बॉडी जब इलास्टिक कोलिजन करती ना तो कुछ टाइम के बाद ना दोनों अपने अपने वेलोसिटी को ले लेती है और दोनों वापस अपने शेप में आ जाती है। सेकंड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ पर नोट में लिखा हूं नो लॉसेस इन काइनेटिक एनर्जी, एक बार जानकारी के लिए लिख लो, सिर्फ यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये दोनों बस बराबर होंगे। अब बोलोगे कि जिस टाइम दोनों बॉडी कोलाइड कर रही है आपस में, दोनों बॉडी जिस टाइम टकराई उस टाइम एनर्जी कंजर्व होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं, क्योंकि जब दो बॉडी आपस में टकराएगी तो उनकी वेलोसिटी में क्या होंगे, थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो वेलोसिटी में थोड़े बहुत कमी होंगे। कुछ सोचो, ऐसा सोचो एक कार इधर आ रही एक कार इधर आ रही है, तो दोनों कार जब आपस में टकराएंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या पहले जितना होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा थोड़ा बहुत, क्या होगा, जिस टाइम कोलिजन हो रही है थ्रू आउट कोलिजन उस टाइम काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा क्या होगा, लॉस। अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो हो सकता है साउंड एनर्जी के फॉर्म में हो जाए, हीट एनर्जी की फॉर्म में हो जाए, दोनों बॉडी टकराएगी तो, या सुनो, तो जिस टाइम कोलाइड कर रही है उस टाइम इसके एनर्जी में क्या होगा, लॉस होता है। लेकिन जैसे दोनों बॉडी सेपरेट होती हैं तो वापस से अपने शेप को रीगेन कर लेती हैं, वापस से अपने शेप को रीगेन कर लेती हैं, और जब रीगेन कर लेती हैं तो इस कंडीशन में जो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वही सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन जिस टाइम कोलिजन कर रही होगी उस टाइम काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा बहुत लॉस हुए होंगे, तभी ना शेप में चेंजेस हुआ क्या, अदरवाइज शेप में चेंजेस होता। अब शेप पहले जैसे हो गया, शेप पहले जैसे हुआ कि नहीं हुआ, तो वापस से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना फाइनल भी बन गया, समझ पाए। तो नो लॉस काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही है कि इनिशियल और फाइनल वाला इक्वल है, इसका मतलब ये है, समझ पाए। तो इस टाइप का कोलिजन को बोला जाएगा इलास्टिक। और नोट पॉइंट में लिख लो, दुनिया में कोई भी कोलिजन 100% इलास्टिक नहीं हो सकती, दुनिया में कोई भी कोलिजन 100% इलास्टिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब दो बॉडी आपस में कोलिजन करेगी तो काइनेटिक एनर्जी में थोड़े बहुत लॉस होंगे ही होंगे, और इलास्टिक में क्या माना गया है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा माना गया है। लेकिन ऐसा होगा क्या, सोचो, नहीं होगा, थोड़े बहुत काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा ही होगा। जब दो बॉडी आपस में टकराएगी तो थोड़े बहुत काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, ये कंफर्म है। तो दुनिया में कोई भी बॉडी पूरी 100% इलास्टिक कोलिजन नहीं है, एक आइडियल फॉर्म में माना गया है इसको। क्लियर है बात। आगे जब हम इसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो और डिस्कस करेंगे, इतना चलो क्लियर है। अब हमारे पास सेकंड हो जाएगा इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, पहला पॉइंट तो सेम रहेगा, थ्रू आउट द इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व।
कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। लेकिन जब इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो यहां पर एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा वो ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। समझ पाए, यहां पर एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा इनइलास्टिक में, और इलास्टिक में ये माना गया है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस वहां पर भी होगा। फिर से वही दो बॉडी लेंगे, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, u1 इज ग्रेटर देन है u2 के। जब दोनों आपस में क्या करेगी, कोलाइड करेगी, दोनों आपस में क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो इस कोलिजन में क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो दोनों आपस में स्टिक हो जाती है, दोनों आपस में चिपक जाती है, और चिपकने के बाद वो एक कंबाइंड वेलोसिटी v से आगे बढ़ती है, कंबाइंड वेलोसिटी v से। समझो इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां से तुमने फायर किया, यस और नो, फायर किया यहां से, तो जो गोली होगी बंदूक की जिस पर तुम फायर किए होगे उससे चिपक जाएगा और उसी के साथ वो एक कंबाइंड वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगेगा। तो इलास्टिक कोलिजन में ना जब बॉडी कोलाइड होती है तो सेपरेट हो जाती है और जाने लगती है, और इनइलास्टिक में दोनों आपस में चिपक जाती है और एक कंबाइंड वेलोसिटी भी से आगे बढ़ने लग जाती है। आगे इस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर ये बात? तो सोचो तुम लोग, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, टेंशन वाली बात नहीं। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का इनिशियल इतना होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब तुमने फायर किया बंदूक की गोली को और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराई, उसे चिपक गई और एक कंबाइंड वेलोसिटी से आगे बढ़ी कि नहीं, तो दोनों जब आपस में टकराए होंगे तो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा क्या, हुआ होगा कि नहीं होगा, एनर्जी का लॉस हुआ होगा। तो शुरू में स्पीड ज्यादा थी, जैसे उसे टकराई होगी वहां पर स्पीड उसका कम हुआ होगा और कंबाइंड वेलोसिटी आगे बढ़े होंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर एनर्जी की क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा, क्या होगा, लॉसेस इन एनर्जी। यहाँ पर तुम्हें एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा, लॉसेस इन एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? उसके बाद हम फाइनली इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल के। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में हेड ऑन हेड कोलिजन होगा। अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं ना कि हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। तो बस इसी टॉपिक को पूरा आज डिराइव करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में हम पढ़ेंगे हेड ऑन हेड कोलिजन। ओके, तो यहाँ पर देखिए सारा सिनारियो वही है जो जस्ट अभी अभी हम डिस्कस किए थे। देखो यहाँ पर m1 m2 दो बॉडी है, u1 और u2 इनकी वेलोसिटी है। अब दोनों कोलिजन तभी करेंगे, यानी दोनों कोलाइड तभी करेंगे जब u1 इज ग्रेटर देन होगा u2 का। अभी अभी इसके ऊपर हम बात भी किए थे, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो इसे खच्चाक से मारेगी ना, तभी तो कोलिजन करेगी। ठीक है, और वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि इसमें बॉडी का जो कोलिजन होगा वन डायमेंशन में होगा, यानी कि जब बॉडी एक दूसरे को टकराएगी, बॉडी एक दूसरे को वार करेगी तो दोनों एक सीधी रेखा में जाएगी। ऐसा नहीं कि कैरम का गोटी में क्या होता है, तुम कैरम को गोटी को ऐसे मारते हो ना, तो कैरम का गोटी को किनारे जब पड़ता है तो दोनों गोटियां ऐसे भाग जाती है। तो ये हमारे पास टू डायमेंशन वाली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। लेकिन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में ये जैसे इसको से धक्का मारेगा तो इसी लाइन में आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला m1 इधर भाग गया तो ये वाला m2 इधर भाग गया। वन डायमेंशन का मतलब ये है। क्लियर है ये बात? ठीक, चलो, तो दोनों बॉडी कोलाइड करेगी आपस में। जब दोनों बॉडी आपस में टकराती है ना इलास्टिक कोलिजन में, तो इनका शेप ना डीफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि शेप ना थोड़े टाइम के लिए चेंजेस हो जाता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हो कि वही पहले बताया था कि दो गेंदे हैं आपके पास, है ना, दोनों गेंद इलास्टिक है, 100% इलास्टिक है। तो दो गेंद जब आपस में टक्कर करेंगे तो उनका शेप ना कुछ टाइम के लिए, जब दोनों कोलिजन कर रहे हैं ना, उस टाइम
दोनों का शेप ना डीफॉर्मेशन हो जाता है, डीफॉर्मेशन। उसके बाद दोनों का शेप वापस से रीफॉर्मेशन हो जाते हैं, वापस से उनका शेप पहले जैसे हो जाता है। यानी कि जिस समय कोलिजन कर रहे होंगे उस समय शेप में हल्के से चेंज होते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद जब ये दोनों सेपरेट होते हैं ना तो वापस से शेप को रीगेन कर लेते हैं, रीफॉर्मेशन कर लेते हैं पहले जैसी। तो एक बात बता रहा हूं मैं, जब डीफॉर्मेशन करते हैं ना तो इस टाइम काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, वेलोसिटी का इस टाइम एक्सचेंज होता है। क्या होता है, वेलोसिटी का इस टाइम एक्सचेंज होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में यहाँ भी थोड़े बहुत क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, चेंजेस। जैसे वापस से ये रिफॉर्मेशन करते हैं, वापस ये अपनी वेलोसिटी को ले लेते हैं, वापस ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं और आगे की ओर सेपरेट होके जाने लगती हैं। और सेपरेट होके जब जाएंगे तो वन डायमेंशन में ही जाएंगे, क्योंकि नाम ही है वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन। और जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो हमें मालूम है कि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे आप इनिशियल मोमेंटम देखो चाहे थ्रू आउट कोलिजन देखो। यहाँ पर भी अगर मोमेंटम देखोगे ओवरऑल पूरे सिस्टम का तो कंजर्व मिलेगा, क्योंकि भैया मास तो चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी थोड़े बहुत एक्सचेंज हुआ है कि, तो ओवरऑल जब निकालेंगे तो मोमेंटम कंजर्व मिलेगा। आफ्टर कोलिजन देखोगे फाइनल मोमेंटम, फिर भी क्या मिलेगा, टोटल सिस्टम का मोमेंटम, टोटल पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व मिलेगा। तो हम तो जानते हैं कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, चाहे इनिशियल मोमेंटम पूछो, चाहे बीच का मोमेंटम मांग लो, चाहे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम मांग लो, कंजर्व होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, और पूरे सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होती है, कंजर्व। लेकिन अगर पूछोगे थ्रू आउट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा क्या, नहीं होगा। ओनली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही कंजर्व होगा। थ्रू आउट दी मोशन काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं होगा। अगर बॉडी थ्रू आउट मोशन में है, या तो यहां पर तुम पूछोगे जिस समय कोलाइड कर रही है, कोलिजन कर रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल इतना मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ओनली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, ये बस कंजर्व होंगे। ये बात हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलो तो यहाँ पर लिख दिया हूं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व थ्रू इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में जो होती है मोमेंटम पूरे सिस्टम का, ये कंजर्व होती है। ये नोट करो भाई, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, सिस्टम का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और सिस्टम का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ये दोनों इक्वल होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू इन द इलास्टिक कोलिजन। चलो ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, चलो ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं मोमेंटम और टाइम के बीच और काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूंगा। अब अंदाजा लगा चुके होंगे कि ग्राफ कैसे जाएगा। सबसे पहले तो मोमेंटम तो कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम मांगो, चाहे बीच का मोमेंटम मांगो, चाहे इधर का मोमेंटम मांगो, चाहे जिस समय शेप डीफॉर्मेशन हो गया उस समय पूरे सिस्टम का मोमेंटम मांगो। याद रखो सिस्टम का मोमेंटम बोल रहा हूं मैं। और आप फाइनल मोमेंटम मांग लो। मोमेंटम तो हर दफा सिस्टम का ना कांस्टेंट है। तो सोचो भाई, ग्राफ क्या स्टेट कांस्टेंट, ऐसा लाइन नहीं बनेगा क्या? मोमेंटम कांस्टेंट है, देखो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। चाहे आप इस समय मोमेंटम मांगो, चाहे इस समय, इसमें किसी भी समय आप मोमेंटम मांगो। बॉडी यहाँ पर है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम मांगो, पूरे सिस्टम यहाँ पर है इसका मोमेंटम मांगो, पूरे सिस्टम यहाँ पर है इसका मोमेंटम मांगो। किसी भी समय पर मोमेंटम मांगो, आपको कांस्टेंट ही मिलेगा एक्स जैसे। काइनेटिक एनर्जी कैसे केस में ऐसा नहीं हो। काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, ड्रॉप होता है, ड्रॉप। हम जानते हैं भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों बस क्या होंगे, सेम होंगे। बाकी थ्रू आउट मोशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। थ्रू आउट मोशन काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप, कमी देखने को मिलेगी आपको। देखो ड्रॉप हुआ हमारा, ग्राफ हुआ है कि नहीं। ओनली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको सेम मिलेगा। थ्रू आउट मोशन काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो ग्राफ के थ्रू भी हम यहाँ पर एक आइडिया ले लिए। चलो तो इस पार्ट को करते हैं हम रफ और आगे आते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। चलो
तो बहुत सिंपल है डेरिवेशन, है ना। सिर्फ 2 पॉइंट को हमको मर्ज करते हुए चलना है। और देखो, तो पहला पॉइंट मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लगा लो क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम, क्योंकि भैया एफ नेट हमारे पास 0 है ना। सिस्टम पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और आप बोलोगे यहाँ पर फोर्स लगेगा जब दो बॉडी कोलाइड करेगी, तो हमने थोड़ी ना लगा एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, तब मोमेंटम कंजर्व होता है। और ये जो लग रहा है, दोनों बॉडी टकरा रही है, नॉर्मल रिएक्शन, इस बॉडी ने इसके सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इसने इसके सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ये इंटरनल फोर्स में काउंट करो, हमने थोड़ी ना लगाया एक्सटर्नल बाहरी रूप से। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ पर ही मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम हर जगह कंजर्व है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एक ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, देखो, लेकिन पूरे सिस्टम का करोगे तो रिमेन कांस्टेंट मिलेगा। चलो, तो इनिशियल मोमेंटम करो भैया m1u1 प्लस m2u2 पूरे सिस्टम का, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना, पूरे सिस्टम का m2u2, क्लियर है बात, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m1v1 प्लस m2v2। अब क्या करेंगे भैया, हम m1 और m1 को एक तरफ कर लेंगे, m2 और m2 को एक तरफ कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास u1 माइनस में हो जाएगा v1, क्लियर है। देखो हम क्या किए, m1 v1 प्लस में इधर आएगा तो m1 v1 माइनस में आएगा, तो m1 और m1 कॉमन ले लूंगा मैं, तो u1 माइनस v1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 u2 को मैं इधर भेजूंगा, तो प्लस m2 u2 इधर जाके माइनस m2 u2 हो जाएगा, तो m2 कॉमन ले लेंगे, तो m2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस u2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हम मोमेंटम के बेस में एक इक्वेशन हम जनरेट कर लिए। चलो अब एक इक्वेशन जनरेट करेंगे किसके बेस में, काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, इसकी बात भी तो करना पड़ेगा। तो चलो, तो सेकंड पॉइंट, क्या तो चलो यहीं पे लिख देंगे यार, यहीं पे लिख दें, चलो यहाँ लिखते हैं सेकंड पॉइंट। हम जानते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल वाली होगी, यही काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा भाई, फाइनल होगा। पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ m(u²). तो हो जाएगा सेकंड नंबर में हमारा हाफ m1u1 का स्क्वायर, हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर होगा ना, फॉर्मूला है भाई ये, है ना, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। फिर से देखो एक बात, देखो यहाँ से देखना, हाफ 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 सबसे कॉमन निकाल काट देंगे, यस और नो, इधर से हाफ कैंसल, इधर से हाफ कॉमन ले लेंगे, इधर से 1/2 कॉमन, दोनों तरफ खच्चा खच्चा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा m1 और ब्रैकेट में हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर होगा। इतना होगा क्या किए, एक 1/2 इधर से कॉमन निकाले, सोचो 1/2 इधर से कॉमन निकाले, खच्चा खच्चा उड़ा दिए। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, m1 u1 का स्क्वायर था, इधर m1 v1 का स्क्वायर बचता, तो m1 वाले को मैं इधर खिसकाया, तो m1 को और m1 को कॉमन निकाल दिया, इधर u1 स्क्वायर बच गया, और ये वाला चीज माइनस में आता ना इधर, तो माइनस ये v1 का स्क्वायर हो गया। m2 u2 को इस साइड लेके गया, तो m2 कॉमन आ गया, तो v2 का स्क्वायर और प्लस वाला इधर गया था, तो माइनस u2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे। तो चलो करते हैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड। क्लियर है बात? चलो यहीं पे कर दे। क्या करेंगे हम? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो चलो डिवाइड करो यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। चलो ठीक है, लिख लो ये चीज। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलो लिख लो ये चीज, तो मैं डिवाइड करूंगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और डिवाइड किसको करेंगे भाई? हम डायरेक्ट कर रहा हूं ना मैं, स्टेप बाय स्टेप तुम लोग कॉपी में करना। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड ये है, देखो क्या है हमारे पास, m1 u1 माइनस v1। तो m1 u1 माइनस v1। क्लियर है ये बात? इधर ध्यान दो, राइट साइड क्या है? m2 v2 माइनस u2। तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस u2। क्लियर है बात? ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर दिए। तो देखो यहाँ से m1 और m1 खच्चा खच्चा कैंसल, m2 भी क्या हो गया? खच्चा खच्चा, ये भी हमारा हो गया कैंसल। चलो जो भी टर्म्स आया उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे सेपरेट। तो एक बात देखो, यहीं पर देखो हर चीज, यहाँ पर एक चीज बन रहा है, देखो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला बनेगा। देखो पहले तो u1 माइनस v1 a माइनस बी इंटू u1 प्लस v1। तो u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 नीचे में दोनों खच्चा खच्चा कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बचेगा? u1 प्लस v1 ही तो आएगा हमारे पास। यस और नो बोलो। इधर भी सेम वही लॉजिक, a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ना। तो v2 माइनस u2, v2 प्लस u2। तो v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 कैंसल। तो क्या बचेगा? v2 प्लस u2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बचेगा भैया? v2 प्लस u2। अब क्या करेंगे? u1 वाले को एक साइड करो, v1 और v2 को एक साइड करो। तो ये हो जाएगा हमारे पास u1 प्लस u2, ये हो जाएगा माइनस में u2। ये हो जाएगा भैया हमारे पास v2 और प्लस का v1 इधर आके हो जाएगा माइनस का v1। अब ये सारा चीज क्या है भाई? देखना यहाँ पे, देखो तुम बताओ, जिस टाइम कोलिजन नहीं हुआ है उस टाइम u1 ज्यादा है। देखो u1 इज ग्रेटर देन है u2 के, बोलो यस और नो। u1 ज्यादा है u2 से। तो यहां पर वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? u1 ग्रेटर देन है किससे? u2 से। और जब दोनों आपस में कोलाइड की, उसके बाद वेलोसिटी में एक्सचेंज नहीं हुआ होगा, क्या हुआ होगा? पहली बॉडी का स्पीड ज्यादा था, दूसरी बॉडी की स्पीड कम था। जब पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को धक्का मारा होगा तो कंफर्म है कि दूसरी बॉडी की स्पीड बढ़ गई होगी और पहली बॉडी की स्पीड कम हो गई होगी। तो v1 की, तो यहाँ पर v1 की स्पीड क्या हो गई होगी? v1 की कम, और v2 का क्या हो गया होगा? ज्यादा। तो खुद देखो ना भाई, वैसा मिला है कि देखो v1 का स्पीड कम हो गया और v2 का स्पीड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यस और नो? तो देखो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे भाई? रिलेटिव वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस। वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस क्या बोलेंगे भैया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस। वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है। यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेटिव, क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इसी को और क्या बोल सकते हैं भैया?
वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बॉडी सेपरेट होके भाग रही कि नहीं भाग रही है, भाग रही ना। तो चलो देखो रिलेटिव टर्म का यूज कब कर सकते हैं, जब वेलोसिटी में कंपेयर हो रही होती है ना, वहां पर रिलेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है क्या, दो वेलोसिटी में कंपेयर नहीं हो रहा, बोल रहा u1 तुम ज्यादा हो u2 मैं कम हूं, भाई v2 तुम ज्यादा हो v1 मैं कम हूं, कंपेयर होता है तो रिलेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन की बाद की वेलोसिटी v1 v2 वाला आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी। और इसी को बोल देंगे अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस। अप्रोच यानी कि पीछा कर रहे हैं, अप्रोच यानी कि भाई शुरुआत में देखो ना u1 क्या u2 का पीछा नहीं कर रहे, u1 सोच रहा मेरी स्पीड ज्यादा है, u2 का स्पीड क्या है कम है, तो u1 क्या करे, कहीं ना कहीं u2 को m2 मास को m1 मास अप्रोच नहीं करेगा, बोल कि मेरी स्पीड ज्यादा है कि जल्दी से जल्दी मुझे इसको पीछा करना है, जल्दी से जल्दी इसको टक्कर मारना है, इसलिए बोला गया है वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस है ये। u1 की वेलोसिटी ज्यादा है, u2 की कम, u2 को u1 अप्रोच कर रहा है, टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है और मार भी रहा है। ये क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जैसे दोनों ने क्या किया कोलिजन किया, उसके बाद शेप डिफॉर्मेशन हुआ, कुछ टाइम के बाद शेप रीगेन हो गया और दोनों बॉडी सेपरेट हो गई और दोनों बॉडी सेपरेट होकर वन डायमेंशन में भागने लग गई, इसलिए लिखा गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है ये बात, ये वर्ड याद रखना, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये तो एकदम कंफर्म है कि शुरू में u1 ज्यादा है, जब कोलाइड करेगी तो पहली बॉडी का स्पीड ऐसे ही कम हो जाएगा, दूसरी बॉडी की स्पीड ज्यादा हो जाएगा, समझ गया, तो v2 माइनस v1 हो गया। चलो इतनी बात हो गई है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सवाल को हल कर लेते हैं क्या पहले कि और आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले कुछ सवाल इस पर कर लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर मान लेते हैं इस बॉडी का मास 1 kg है, इस बॉडी का मास कितना kg है 2 kg। चलो इसको मान लेते हैं 2 kg, इसको मान लेते हैं 3 kg, 2 kg और ये हो जाएगा 3 kg। इसकी वेलोसिटी को हम देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी कितनी है, और इसकी वेलोसिटी देते हैं हम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई u1 ज्यादा नहीं है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी ना इसको ये टक्कर मारेगी अप्रोचेस। उसके बाद आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी क्या हो गई, सेपरेट हो गए, सेपरेट। तो मान लेते हैं सेपरेट होने के बाद की वेलोसिटी v1 हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गया v2। तो मैं बोल रहा हूं भैया ये क्वेश्चन हमारे पास वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन है और हमें मालूम है दोनों बॉडी का मास और दोनों बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। क्या करना है, आफ्टर कोलिजन v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। कोलिजन किस टाइप का है, इलास्टिक कोलिजन है। कैसे करेंगे, हमारे पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लगा लो, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी। यस और है कि नहीं, इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो u1 कितना, यहाँ पर देखो u1 कितना 5 और u2 हमारे पास कितनी है भैया 3। इसी प्रकार v2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, v1 की वैल्यू मालूम नहीं है आफ्टर कोलिजन, जब दोनों बॉडी सेपरेट हो गया। यही हमें निकाल के दिखाना है। तो जब भी इलास्टिक कोलिजन का सवाल आए ना, आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले यूज करना है, याद रखना भाई, तभी तो निकाले हैं ना, निकाले कि नहीं निकाले हैं। चलो, और हम जानते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन
रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल होता है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस u1। ये बात याद रखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आने वाला है, ठीक है, बात याद रखेंगे। चलो तो क्या हुआ हमारे पास, v2 माइनस v1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। नहीं मिला, क्या मिला, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब v1 और v2 की वैल्यू हम फाइंड तभी कर पाएंगे भाई जब हमारे पास दो दो इक्वेशन होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास दो वैल्यू फाइंड करना है ना तो दो इक्वेशन होना चाहिए, और तीन वैल्यू फाइंड करने के लिए कितने इक्वेशन होना चाहिए, 3 इक्वेशन, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ पाए इस बात, तो एक इक्वेशन और बनाना पड़े। भैया कहाँ से बनाए, कंफ्यूजन, नाम है इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में दो कंडीशन और पढ़े आपके पास, पहला पढ़ा है मोमेंटम कंजर्व कराना पड़ता है इलास्टिक में, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल वाला होता है ना। तो अब एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन और चाहिए, तो तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज कर लो, दूसरा इक्वेशन बना लो, या तो तुम्हारे पास अवेलेबल है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दो, दो इक्वेशन बन जाएगा, कोई भी यूज कर लो। तो हम करते हैं मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, क्योंकि भैया इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा, लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, क्योंकि दो इक्वेशन नहीं बनेगा तब तक वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम निकालो, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो 5 2 जा हो जाएगा ये 10 प्लस मास इंटू वेलोसिटी 3 3 जा हो जाएगा हमारे पास 9, फिर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, है ना। तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो 2 इंटू हो जाएगा v1 प्लस मास इंटू वेलोसिटी 3 इंटू v2, 10 प्लस 9 हो जाएगा 19, तो हमें मिलेगा 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 19। यहाँ देखो भैया हम सक्सेसफुली इक्वेशन नंबर 2 भी जनरेट कर लिए, किसके थ्रू भैया, मोमेंटम कंजर्व होता है इसके थ्रू कर लिए। अब देखो दो दो इक्वेशन बन गया v1 v2 के फॉर्म में। अब दोनों को तुम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो और v1 और v2 की वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर लो, हो गया सिंपलीफाई। कितना आसान था, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को आपको अप्रोच करना है, बहुत आसान है, क्लियर है बात। v1 और v2 की वैल्यू हम निकाल लिए, v1 v2 की वैल्यू किसके थ्रू निकाले, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाए, उसके बाद हम मोमेंटम कंजर्व होता है इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिए और v1 और v2 की वैल्यू निकाल दिए। काइनेटिक एनर्जी का भी यूज कर सकते थे यहाँ पर, वो भी तो कंजर्व होता है इलास्टिक में, नहीं होता क्या, उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं लगा, इससे बन जाता है, आसानी से हो गया। तो इसी में दूसरा सवाल कर लेते हैं थोड़ा, चलो इसी में दूसरा सवाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी हम देते हैं यहाँ पर u, इसका वेलोसिटी क्या है u। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m, ये रेस्ट में है, कैसा कंडीशन में है, रेस्ट में है। ये 2 kg और ये m, इसकी वेलोसिटी देते हैं u/3। देखो यहाँ पर ये 2 kg का मास है, इसकी वेलोसिटी u है, ये जा रही है, एक बॉडी रेस्ट में पड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो, एक बॉडी रेस्ट में, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, यस और नो, इसका वजन 2 kg है और वेलोसिटी u है, और ये रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है। जब ये आएगी, इसके पास तो वेलोसिटी नहीं, आएगी, इसको क्या करेगी, धक्का मारेगी कि नहीं मारेगी, मारेगी, तो धक्का मारेगी, दोनों जाने लगेंगे कि नहीं जाने लगेंगे, जाने लगेंगे। तो जब दोनों कोलिजन कर ली ना, उसके बाद 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जाने लग गया, इस डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से, u/3 वेलोसिटी से, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट था ये इधर जाने लग गया, लगेगा नहीं लगे जाने, तुम खुद सोचो। अगर मान ली इस, और हमें क्या फाइंड करना, हमें ये m है ना, m, इसकी मास फाइंड करना है कि इस बॉडी का मास कितना है। एक बात जानकारी के लिए बता रहा हूं, देखो
तुम सोच रहे हो कि इधर कैसे भाग सकता है, अभी तक तुम इधर इधर वाले पढ़े थे, बता रहा हूँ। अगर एक बॉडी है, मान लेते हैं रेस्ट में, कैसे रेस्ट में, और इसका वजन बहुत ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा है पहले बॉडी की कंपेयर, मान लेते इसका वजन 10 किलोग्राम है, इसका वजन 1 किलोग्राम है, इसका वजन 10, इसका 1, तो 1 किलो वाला वजन कम वेलोसिटी से आएगा और इसको धक्का मारेगा तो खुद वो इसे पीछे नहीं फेंकाया है। सोचो ना, सोचो बड़ा सा है ब्लॉक और तुम छोटे से बॉल को ढुलो रहे हो तो छोटा सा बॉल ऐसे टक्कर करता है, वापस बैक नहीं आता क्या? आता है कि नहीं आता है? आता है। और बड़ा वाला बॉल हल्का आगे बढ़ गया। समझ पा रहे सिचुएशन? समझ गए कैसे ऐसे वेलोसिटी इधर पलट गया, समझे? चलो, तो हमें निकालना है एम, इस बॉडी का मास कितना है। कंफर्म इसका मास आएगा, इस वाले से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? कंफर्म आएगा, आएगा। तभी तो भाई कम मास ने ज़्यादा मास को धक्का दिया तो खुद पीछे हो गया और इसको हल्का सा वेलोसिटी दे दिया। ठीक, चलो लगाते। तो पहला क्या लगाएंगे भैया? अभी अभी आपने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा लो, क्योंकि इस टाइप का कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन। चलो, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 कितना है भैया? u1 तो हमारा u है। u2 कितना है? u2 रेस्ट में ना, रेस्ट में 0 है। v2 कितना है हमारे पास? v2 के जगह हमारे पास देखो ये v है, v। अब v1 यहां पर दिया गया कितना है? u/3 कितना है? लेकिन एक बात बताओ, u/3 है भैया, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो माइनस लगेगा, माइनस u/3। सोचो, समझ पाए? तो u इक्वल टू v प्लस u/3, u इक्वल टू v माइनस माइनस प्लस u/3। इस v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो v इक्वल टू होगा u माइनस u/3 होगा। तो v की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, v की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 3u माइनस u, 2u/3 कितना मिला हमें? 2u/3 हो गया। इस v की वैल्यू फाइंड किए तो प्लस u/3 इधर आया तो माइनस u/3, 3u माइनस 1u, 2u/3। हमें निकालना है m मास कितना है इसका मास। तो सेकंड कंडीशन हमें मालूम है भैया, मोमेंटम कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन में, लगा लो तो क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी, तो 2u प्लस इसका मोमेंटम कितना आएगा? 0 ना, वेलोसिटी तो नहीं है इसके पास, तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2 इंटू u/3, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू u/3 प्लस m इंटू v होगा यहाँ से। चलो 0 को हटा देते हैं, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2u प्लस 2u/3 इधर आके माइनस 2u/3 इज इक्वल टू m। v की वैल्यू हमें मालूम है, देखो v की वैल्यू कितनी है? 2u/3, तो यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे 2u/3। क्लियर है? दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू आएगा 3 2 जा 6u माइनस 2u, 4u/3। ये 4 है ना भाई, u में कंफ्यूजन मत होना, ये 4 है और ये हमारे पास u है, म्यू बना देता हूँ ना, u है लेकिन वो इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 2u/3। m की वैल्यू देखो, पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हो गया तो सॉल्व। अब इधर से u से u भी कैंसिल हो गया, तो m कितना मिला हमारे पास? 2 इधर आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, m इक्वल टू हो गया 2 kg। कितना है? m इक्वल टू 2 kg। आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब तुम बोलो भैया अभी तो आप बोले थे इसका मास ज़्यादा होगा तभी ऐसा होगा। भाई अपने से क्वेश्चन लिख के दिया था, वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम था, अपने से u दे दिया था, अपने से u का 3 कर दिया था, समझ पाए? ठीक, बराबर भी है, बराबर, और दोनों का मास बराबर है और इसका u है, इसका u/3, फिर भी ये बॉडी पीछे जाएगा। ठीक है, सिनेरियो वही है। देखो कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका मास कम हो जाए और इसका ज़्यादा हो जाए और ये पीछे चले जाए। ठीक, कोई भी बॉडी अगर कोलाइड करके पीछे भाग रही, कंफर्म इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। या तो ऐसे हो सकता है कि दोनों का मास बराबर है, तो इस टाइप से भी सवाल आएंगे, तो आपको ऐसे हल करना है। क्लियर है बात? अब देखो, अब एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ,
यदि इलास्टिक कोलिजन था और यहाँ पर हमें वेलोसिटी v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था। अभी हम सवाल हल किए थे ना, जैसे हमारे पास क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ये मास था m1 मास, ये हमारे पास m2 मास था, बोलो यस और नो, और इसकी वेलोसिटी क्या थी u1 और इसकी वेलोसिटी हमारे पास था u2, और u1 ग्रेटर देन था u2 की, तभी तो दोनों आपस में टकराएंगे। जब दोनों आपस में टकरा जाएंगे तो दोनों बॉडी सेपरेट हो जाएगी, तो ये m1 और ये v1, ये m2 और ये v2। तो न्यूमेरिकल सवाल में अभी हम सॉल्व किए थे, हमें v1 और v2 की वैल्यू पूछ रहा था, यस और नो, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? v1 और v2 की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या अप्रोच किए थे? सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का यूज किए, उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया, और लास्ट में जाके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा और v1 और v2 की वैल्यू निकालना पड़ा। लेकिन अब तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे? फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब हमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, ना तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला में हम रखेंगे वैल्यू और v1 और v2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। दो तरीके हैं आपके पास v1 और v2 की वैल्यू निकालने के लिए, या तो आप अभी जैसे बताया था वैसा कर लो, या तो अभी बताने वाला हूं, अभी क्या बताऊंगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दूंगा v1 के लिए और v2 के लिए, वैल्यू पुट अप कर लेना और निकाल लेना। ठीक है, चलो। तो इलास्टिक कोलिजन है, तो अभी हम निकाले थे u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पढ़े थे ना भाई, इलास्टिक कोलिजन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये बात मत भूलना। चलो, यहां से आप v2 की वैल्यू फाइंड कर लो, v2 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो हमें क्या मिलेगा? u1 माइनस u2 प्लस v1 हो गया। सेकंड देखो आप, v2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लिए। अब देखो, हम मोमेंटम कंजर्व होता तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इलास्टिक कोलिजन में सेकंड अप्रोच यही करते थे ना, कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला यूज करते थे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते थे, सेम वही लिया हूं, बस यहां से मैं v2 की वैल्यू फाइंड कर लिया और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लिया। v2 की जो वैल्यू आई है ना, समझना ध्यान से, मैं बोल क्या रहा हूं, v2 की वैल्यू यहां पर पुट अप कर देना, देखना पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। v2 की वैल्यू यहां से पुट अप कर देना, u1 माइनस u2 प्लस v1। तो यहाँ v2 के प्लेस पे अपन पुट अप कर देंगे u1 माइनस u2 और प्लस में हो जाएगा भाई हमारे पास v1। जो घर बैठ के आराम से सॉल्व करना, ध्यान दो। अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो यहां से तुम v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। क्या कर लेना? देखो भाई, v1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके v1 की वैल्यू जब तुम निकालने बैठोगे, घर में सॉल्व करते रहना, तो v1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद रख लेना, डायरेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लोगे आफ्टर कोलिजन v1 और v2 की। ठीक है, और u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 था ऐसी फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो v1 की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। ये बात क्लियर है? उसके बाद क्या करना, v2 भी बता दो आप, v2 कैसे निकालेंगे? फिर आपने बोला इसको सॉल्व करें अपन, v1 तो निकाले, v2 कैसे निकालेंगे? तो v2 के लिए और तरीका है। अब यहां से अभी आप v2 की वैल्यू निकाले थे, अब यहां से आप v1 की वैल्यू निकाल लेना। तो यहां से आप v1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें? v2 माइनस u1 प्लस u2। यहां से v1 की वैल्यू निकालोगे इतना मिलेगा। अब इस v1 की वैल्यू को फिर से यहां पुट अप कर देना v1 के प्लेस में, फिर यहां से क्या निकालना है? तो v2 निकाल लेना। तो v2 जब निकालोगे तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? m2 माइनस m1
m1 प्लस m2। बस जहां m1 है वहां m2 कर दो, जहां m2 है वहां m1 कर दो, जहां u1 है वहां u2 कर दो। क्लियर है बात? ये हो जाएगा u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ पाए? अब तुम्हें इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद v1 और v2 की वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो तुम्हें अब ना तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच करना पड़ेगा, ना तो चेंज इन मोमेंट, ना तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट v1 और v2 का फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करो, v1 और v2 यहीं से फाइंड आउट कर लो। फॉर्मूला सिंपल है, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 m1 प्लस m2। और v2 का एकदम सिंपल है, v1 का याद कर लो, जहां जहां m1 है वहां m2, जहां m2 है वहां m1, जहां u1 है वहां u2। देखो m1 है तो m2, m2 है तो m1, नीचे का तो सेम है, u1 है तो u2, 2 की जगह 2, m2 है तो m1, u2 तो u1, नीचे का पूरा सेम है। तो निकाले, कैसे निकाले हैं? इलास्टिक कोलिजन का ही फॉर्मूला तो यूज करके निकाले हैं, तो हमारे नई बात नहीं है, घर में मस्त आराम से सॉल्व करते रहना। तो फॉर्मूला याद कर लो, इसी से निकालना, इसी से निकालना। तो दो तरीके, तुम्हारी मर्जी है, किसी से भी निकाल लो, ठीक है? जहां पर जैसा चाहो, जो भी इजी लगे वो मेथड आप अप्लाई करना। क्लियर है? चलो, अगर ये बात हो गई होगी तो लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ई। ठीक, ई को हम क्या बोलते हैं? ई का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो लिख लो यहाँ पर, ई का मतलब क्या होता है? ई को क्या बोलेंगे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या है? ई क्या बताएगा? तो ई का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू हमें ये बताएगी कि आपका कोलिजन किस टाइप का है। ई जो होती है ये हमें क्या बताती है? ई हमें बताती है टाइप्स ऑफ कोलिजन। क्या बताएगी हमें? टाइप्स ऑफ कोलिजन। और टाइप्स ऑफ कोलिजन का मतलब क्या समझे? ई की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो तो उस प्रकार के कोलिजन को बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू हमारी 0 आएगी तो इन इलास्टिक कोलिजन। और ई की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो। ई कुछ भी नहीं है भाई, एकदम सिंपल सा। ई जो होता है टाइप्स ऑफ कोलिजन बताता है। ई का फॉर्मूला बता दो आप। ई का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को आप क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्या बोलेंगे इसी को? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, शॉर्टकट में। वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस को क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। चलो, अगर हमारा इलास्टिक कोलिजन है भाई, क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास कंडीशन लिखते हैं ई के लिए, ई के लिए कंडीशन फॉर इलास्टिक कोलिजन क्या है? डालो फॉर इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो आपने अभी अभी बताया था कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 के। यस और नो? होता है। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इज आफ्टर कोलिजन। तो ई की वैल्यू कितनी है कि सोचो ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इलास्टिक कोलिजन में कितना है? v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस इलास्टिक कोलिजन में कितना है? u1 माइनस u2। अगर तुम्हें मालूम अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। पहले ही बोला था मैं, दोनों इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1, और u1 माइनस u2 के प्लेस में क्या रख सकते हो? v2 माइनस v1, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो हो जाएगा v2 माइनस v1। दोनों कैंसल आउट हुए और ई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? e1 मिल गया।
तो अगर आपका इलास्टिक कोलिजन होगा ना भाई, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस दोनों इक्वल होती हैं, याद रखना ये बात। तो ई की वैल्यू 1 आएगी तो आपका कोलिजन किस टाइप का होगा, इलास्टिक। इसी प्रकार अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो आपका कोलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक। और ई की वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो क्या होगा, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड नंबर का, थर्ड टाइप का कोलिजन कल डिस्कस किए थे ना थोड़े बहुत। तो ई की वैल्यू 1 तो ई सी इलास्टिक कोलिजन, 100% इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू 0 तो ई आई सी इन इलास्टिक कोलिजन, 100%। 100% मतलब 100% इलास्टिक, 100% इन इलास्टिक। और इसमें पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। क्लियर है बात? तो ई की वैल्यू क्या बताती है, एकदम कंफर्म क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन 1D का वीडियो बन चुका है, जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो देखो इलास्टिक कोलिजन 2D में होगा क्या, देखो ये भी हमारा इलास्टिक कोलिजन, इसके प्रीवियस वीडियो में जो कोलिजन था वो इलास्टिक कोलिजन 1D था। उसमें होता क्या था, कोई भी दो बॉडी अगर कोलाइड करती थी, मान लेते हैं ये बॉडी कोलाइड करती थी, तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हो जाती थी, यस और नो। तो इस प्रकार का कोलिजन हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1D होता था। लेकिन अब इलास्टिक कोलिजन इन 2D में क्या होगा, ये दो बॉडी जब कोलाइड करेगी आपस में तो एक बॉडी इधर भागेगी और एक बॉडी इधर भागेगी, यानी कि 2 डायमेंशन में भागेगी। कोलिजन के बाद 2 डायमेंशन में भागेगी, इसे हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से आप कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो कैरम बोर्ड में जो 2 गोटी होती है, आप इमेजिन कर पा रहे हो जैसे कैरम बोर्ड के आप 2 गोटी को मारते हो। देखो ये कैरम बोर्ड की 2 गोटियां हो गई, आप सेंटर से सेंटर मत मारो, आप सेंटर से सेंटर मत मारो, आप कैरम बोर्ड की इस गोटी से इस किनारे के मारो। जब कैरम बोर्ड की गोटी से पहले गोटी से आप दूसरे गोटी के किनारे को मारोगे तो दोनों गोटी ऐसे भागने लगती, बोलो या सनो। तो दोनों बॉडी टकराई, कोलिजन हुआ और अलग अलग डायरेक्शन में भागी, तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखो, और जब दोनों कैरम की गोटी के एकदम सेंटर पर वार करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन में भाग जाएगी वो, तो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, जिसके ऊपर हम फुल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये M1 ये M2, इस बॉडी की वेलोसिटी U1, इसकी वेलोसिटी क्या है U2। बेसिकली यार U1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी ना सेकंड बॉडी को कोलाइड करेगी, ठीक। तो U1 की वेलोसिटी ज़्यादा है U2 से। जब दोनों कोलाइड की, जिस प्रकार से कैरम की गोटियाँ कोलाइड करके इधर सेपरेट होकर भाग रही है, सेम उसी तरह से इसको भी इमेजिन करो कि सेपरेट होकर भाग रही है। अब जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो वेलोसिटी में चेंजेस हो जाते हैं, पहले बताया था। तो इसका वेलोसिटी V1 हो गया, इसका वेलोसिटी V2 हो गया। अब जब दोनों कैरम की गोटी भागे होंगे तो कुछ एंगल से भागे है, नहीं देखो ये इधर जूम कुछ एंगल बनाते हुए भागे कि नहीं भागे, भागे है ना भाई, एंगल बनाती हुए। तो मान लेते हैं यहाँ पर एंगल θ1 बन गया, यहाँ पर एंगल θ2 बन गया, समझ पाए। अब नाम है इलास्टिक कोलिजन, वही 2 चीज करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। सारा फिनोमिना, सारा सिचुएशन सब सेम है, बस नाम बस है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक। तो पहला है हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर देखो मोमेंटम 2 डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो एक x डायरेक्शन में है और एक मोमेंटम y डायरेक्शन में है। पहले 1 डायमेंशन में क्या होता था, मोमेंटम पूरा का पूरा x डायरेक्शन में होता था, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम 2 डायरेक्शन में है। कैसे, देखो इसको आप देखो, इस पहला बॉडी M1 है, इसका वेलोसिटी V1, देखो ऐसे कैरम गोटी ऐसे भागा, ऐसे ना, ऐसे जाना था उसको सीधा, ऐसे भागा, तो यहाँ पे θ1 एंगल बना है ना, θ1। तो देखो यहाँ पर मोमेंटम क्या है, P1 इक्वल टू M1 V1 है कि नहीं, बोलो यस और नो है। यहाँ पर मोमेंटम कितना है, P2 इक्वल टू M2 V2, समझ पाए। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा इस P1 का, क्या बनेगा, P1 cos θ1। अब एक इधर कंपोनेंट बनेगा
P1 साइन थीटा 1 होगा, या सर नो? तो एक इधर कंपोनेंट बनेगा, इधर देखो ये वाला वेलोसिटी, ये वाला इधर का मोमेंटम P2 एंगल थीटा 2 बनाई है, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है, तो P2 का इससे थीटा 2 एंगल बना है, तो यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा? P2 कॉस थीटा 2 होगा कि नहीं होगा? इस P2 मोमेंटम का थीटा 2 एंगल बना है, तो हॉरिजॉन्टल इसके साथ P2 कॉस थीटा 2 कंपोनेंट। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर बनेगा, या सर नो? तो ये क्या हो जाएगा? P2 साइन थीटा 2, या सर नो? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि जब कैरम की गोटी जब गई भाई तो 2D में गए ना, तो 2D में गया, 2D में सोचो, ऐसे इमेजिन करो, इधर कैरम गोटी ऐसी भागी, तो कैरम गोटी भाग रही कि भाग रही? बोलो या सुन, भाग रही है। तो क्या कैरम का जो गोटी का हिस्सा है एक्स में भी, एक्स में है कि नहीं कुछ पार्ट, और वाई में भी तो है, ये देखो नहीं है क्या? और आगे बढ़ी होगी तो एक्स में, और आगे डिस्टेंस वाई में भी है, तो एक्स में भी और वाई में भी तो है ना भाई, तभी दो डायरेक्शन में बना है अपन कंपोनेंट। क्लियर है ये बात? चलो, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोमेंटम कितना है? ये पूरा एक्स डायरेक्शन में कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो एक्स डायरेक्शन में इतना मोमेंटम है इनिशियल में, तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना है भाई? देखो इस एक्स डायरेक्शन में कितना फाइनल मोमेंटम है? P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2। तो ये हो जाएगा P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2। बोलो या सर होगा कि नहीं होगा? होगा। एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम निकाल दिए। P1 को रिप्लेस करके चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो? m1 v1। क्या लिख सकते हो इसको? m1 v1। P2 को रिप्लेस करके आप लिख सकते हो m2 v2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो, वाई डायरेक्शन में भी तो मोमेंटम है कि नहीं, आफ्टर कोलिजन। लेकिन जब कोलिजन नहीं हुआ था तो वाई डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम है क्या? बोलो, यहाँ तो पूरा बॉडी एक्स डायरेक्शन में भाग रही है, ऊपर नीचे तो नहीं कर रही है। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा? 0 है। बोलो या सुनो। और वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना है बॉडी का? देखो इधर P1 साइन थीटा 1, क्या है इधर? P1 साइन थीटा 1, और इधर क्या है? P2 साइन थीटा 2। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन बदल जाएगा, या सुनो? तो ये हो जाएगा P2 साइन थीटा 2। हुआ कि नहीं हुआ? P1 की जगह क्या रख सकते हो आप? क्या रख सकते हो? P1 की जगह m1 v1, और P2 की जगह क्या रख सकते हो आप? m2, बोलो बोलो, m2 v2। हो गया। तो यहां पर हमने पहला इक्वेशन बना दिया, यहां पर हमने सेकंड इक्वेशन बना दिया। एक बात बताओ भाई, कितना चीज वेरिएबल है यहां पर? 3, v1 v2 एंगल। यहां पर कितने चीज है हमारे पास? वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2 ऑफ एंगल, है कि नहीं है? है। 3 चीज फाइंड करना है अपन को। कभी कभी मास नहीं देगा तो मास भी फाइंड करना पड़ेगा, अभी टेंशन मतलब बात करेंगे आगे। लास्ट कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। क्यों भैया? इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कितना है? देखो कितना है? हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना सिस्टम का। अब काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं कि एक्स डायरेक्शन में कितना, वाई डायरेक्शन, भाई पूरे सिस्टम का निकालो ना। तो कितना है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई? क्योंकि वेलोसिटी तो v1 ही है, वेलोसिटी v2 है। हो गया। तो कितना? 3 इक्वेशन बन गया। तो बस यही है आपका इलास्टिक कोलिजन इन 2D। कुछ नहीं है, सेम इलास्टिक कोलिजन इन 1D जैसे, बस यहाँ पर मोमेंटम 2 डायरेक्शन में कंसिडर करना पड़ा और कुछ भी नहीं है। चलो प्यारा सा न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करते हैं इस पर, ठीक है ना? चलो हो गया, मिटा दे। कंडीशन याद है? याद है। आगे बढ़े बढ़े। चलो तो सारे लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जल्दी से। चलो
ये न्यूमेरिकल सारे लोग बनाओ। देखो ये मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास और दोनों का मास आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल यानी कि दोनों का मास सेम टू सेम है, इसका m है तो इसका m। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी क्या है, u0 है। क्या है भैया, u0। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। कैसे, ये रेस्ट में मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, 0। जब ये दोनों कोलिजन करी, कैसी कोलिजन, 2D। हमें कैसा पता चलेगा 2D कोलिजन हो रहा है, भाई डायग्राम देखोगे ना तुम पता चल जाएगा। ये और ये मान लेते हैं वेलोसिटी v1 और ये v2, इसका मास m, इसका मास m। यहाँ पर एंगल 45 डिग्री और यहाँ पर एंगल थीटा हमें मालूम नहीं है। क्लियर है सिचुएशन। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, m फाइंड कीजिए, आप एंगल फाइंड कीजिए, वेलोसिटी v1 फाइंड कीजिए और आप u0 भी फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, u0 भी फाइंड कीजिए और v2 भी फाइंड कीजिए। समझ, इतने चीज हमें कैलकुलेट करना है भाई। देख लो, हमें u0 फाइंड करना है, v1 v2 फाइंड करना है और एंगल थीटा फाइंड करना है। समझ पाए इस बात को। चलो कैसे करेंगे, हमारे पास कितने इक्वेशन है अभी, 3 इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन का यूज करते जाना है और बारी बारी से इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ इक्वेशन जनरेट कर देता हूं, फिर घर में इसको आराम से सॉल्व करते रहना। तो पहला तो पता हमें एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम लेना है और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम लेना है। उसके बाद थर्ड के लिए काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा देना है। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा कितना भैया, एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, m u0 प्लस इसका मोमेंटम कितना आएगा, 0 आएगा ना, रेस्ट में है, वेलोसिटी नहीं है, हटा दो इसको। इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में और फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो क्या क्या मिलेगा हमें, m v1 cos थीटा प्लस m v2 cos 45 डिग्री। बस होगा कि नहीं होगा, इसका कंपोनेंट बनेगा इस एंगल का। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना है, P इक्वल टू m v1। यहाँ पर मोमेंटम कितना है इस बॉडी का, P इक्वल टू m v2। है कि नहीं है, कंपोनेंट बना दोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा इस P का, m v1 cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा m v2 cos थीटा। तो थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो cos 45 के जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/√2। हो गया चीज, ये हो गया हमारे पास। चलो एक चीज करते हैं, देखो यहां से m और m कॉमन है, m और m कॉमन आएगा और ये m से कट्टी हो जाएगा। तो u0 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, v1 cos थीटा प्लस v2 अंडर रूट में 2। इसे दे देना आप इक्वेशन नंबर 1। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया और एक इक्वेशन जनरेट कर लिए। तो इसी प्रकार से आप y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ना, इलास्टिक कोलिजन है तो वहां से सेकंड इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा। अब देखो यहाँ पर तो बॉडी y डायरेक्शन में फ्लक्चुएट नहीं हो रही इनिशियल कंडीशन पर, तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो 0 है हमारे पास, और y डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, y डायरेक्शन का 0 होगा ना, होगा। तो 0 की इक्वल आएगा ना, वो नहीं होगा, क्या होगा, कितना इधर कंपोनेंट m v1 sin थीटा, m v1 sin थीटा, एक इधर तो एक इधर, तो माइनस m v2 sin थीटा। थीटा कितना है भाई, 45 डिग्री, यस और नो, और sin 45 1/√2। तो sin 45 को यहां से हटा देंगे और इसके प्लेस में लिख देंगे अपन 1/√2। समझ पाए इस बात को। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आप v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो हमें मिलेगा
mv1 साइन थीटा इक्वल टू mv2 रूट में 2 होगा ना भाई, ये होगा। इसको इधर भेज दिए तो देखो m से m कैंसल हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। देखो v2 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो अंडर रूट 2 इधर जाएगा तो रूट 2 v1 साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट 2 v1 साइन थीटा। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। अब x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा लिए, y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा लिए। अब तीसरा इक्वेशन बचा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराएंगे इलास्टिक कोलिजन है तो थर्ड कंडीशन में लिख सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखो भाई पूरे सिस्टम का ना हाफ m u नॉट का स्क्वायर हो गया इसका। ये तो रेस्ट में वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, या सुनो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल सिस्टम होल सिस्टम इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका देखो ये हो जाएगा हाफ मास है m, वेलोसिटी है v1, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस इसका देखोगे तो हाफ m v2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर। देखो यहाँ से हाफ m, देखो ये हाफ m, ये हाफ m और ये हाफ m कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ से कट्टी हो जाएगा। बोलो यस और नो, होगा। तो u नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा v1 स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गया थर्ड। आपके पास 3 इक्वेशन है, जब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप यहां से एंगल थीटा और वेलोसिटी u1 v1 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर ये बात, कर लोगे? बोलो यस नो, कर लोगे? कैसे करोगे? 3 इक्वेशन है, तीनों के हेल्प से आपको करना पड़ेगा। देख लो कैसे करना है। तो चलो कुछ स्टेप तक मैं ही कर देता हूँ। यहाँ पर इतना बात हो गया तो नोट कर लो भाई, जगह कम है, मिटाना पड़ेगा मेरे को। हो गया? चलो मैं क्या करूँगा, v2 की वैल्यू देखो हमें मालूम है √2 v1 साइन थीटा, तो इक्वेशन 1 में v2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, v2 की वैल्यू √2 v1 साइन थीटा है और इक्वेशन 1 में v2 है, तो यहाँ पर पुट अप कर देंगे v2 की वैल्यू। चलो करो, तो हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे और इक्वेशन 1 यूज करेंगे और इक्वेशन 2 यूज करेंगे। हम क्या करें, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। इक्वेशन 2 की वैल्यू v2 को हम इक्वेशन 1 में v2 के प्लेस में पुट अप कर देंगे। तो क्या होगा, देखो सिनारियो, u नॉट इज इक्वल टू v1 cos थीटा अब प्लस v2 की वैल्यू देखो भाई कितना है, v2 की वैल्यू एक काम करते ना, v2 इक्वल टू √2 v1 साइन थीटा, तो √2 को क्या करते हैं अपन यहां लिख देते हैं, फिर आर। ठीक है, समझ पाए? तो क्या मिलेगा, v2 अपन √2 v1 साइन थीटा, तो v2 अपन √2 के प्लेस में रख देंगे v1 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा v1 साइन थीटा। देखो v1 कॉमन है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा u नॉट इक्वल टू v1 साइन थीटा प्लस में हो जाएगा भाई हमारा cos थीटा। इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको 4। क्लियर है इतनी बात, यस और नो है? अब और क्या कर, देखो √2 है ना यहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो इसको यहाँ पर वापस लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ पाए ना, कोई दिक्कत मत लेना, √2 यहाँ था वहाँ वापस भेज दिया हूँ मैं। अब क्या कर सकते हैं भाई अपन, अब एक काम करो तुम, इक्वेशन 3 में देखो, इक्वेशन 3 में देखो यहाँ भी v2 है, तो इस v2 की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 3 में v2 के प्लेस में पुट अप कर दो। समझ पाए इस बात को? चलो करते हैं, ये डायग्राम मिटाते हैं, डायग्राम का काम हो गया खत्म। समझ पाए इस बात को? अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 2 से v2 की वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो इक्वेशन 3 का यूज करेंगे और इक्वेशन 2 का।
इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट अप करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास u नॉट स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। v2 कितना है देखो इतना, अब v2 का स्क्वायर करो v2 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यस और नो होगा कि नहीं भाई। v1 का स्क्वायर ना, देखो क्या था यहाँ पर v2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो ना, तो √2 का स्क्वायर 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। v1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा v1 स्क्वायर कॉमन है तो 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यस और नो, इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। इक्वेशन नंबर ये बन गया हमारे पास 5। यस और नो, समझ पाए। यहां पर क्या था भाई, हमारा v2 का स्क्वायर था, तो v2 का स्क्वायर कर दो तो √2 का स्क्वायर 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, इक्वेशन 5 हो गया। एक काम करो, इक्वेशन 4 और 5 को देखो, इक्वेशन 4 और 5 लगभग सिमिलर है कि नहीं। देखो इसका लेफ्ट साइड u नॉट, इसका लेफ्ट साइड u नॉट स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे u नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर v1 स्क्वायर, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख देना इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट इक्वल है, तो राइट और ये राइट इक्वल हो जाएगा, कर दो तो क्या मिलेगा v1 स्क्वायर 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये राइट, इसका ये राइट, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। देखो भाई दिख भी नहीं रहा, जूम करके देखो, सही बता रहा हूँ, पूरा चीजें ब्लैक बोर्ड में पूरा भर चुका है, समझ पाए इस बात को, बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या ये 4 है इक्वेशन नंबर, हाँ 4 और ये जो 5 है, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गया था, तो ये राइट 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये राइट v1 स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल हो गया, तो v1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो लगा देना, तो क्या होगा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करते हैं और इसके प्लेस में क्या लिखते हैं 1, तो यहां से 1 और यहां से 1 कैंसल आउट हो गया, समझ पाए। मैं चीजों को मिटा रहा हूं भाई, इक्वेशन नंबर नोट कर लिए, 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है, 4 बना है और 5 बना है, तो पूरा चीज को मैं रफ कर रहा हूं यहां से, तो देखो, तो यहां पर हमें क्या मिला 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 यहां से भी कैंसल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल हो गया, तो यहां पर क्या मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा की। बोलो यस और नो, होगा। एक साइन से एक साइन मर गया, तो एक साइन थीटा इधर, एक कॉस थीटा इधर, और साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड में ला लो, तो क्या बन जाएगा ये tan थीटा इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा। और थीटा इक्वल टू कितना आएगा भैया हमारा 45 डिग्री। देखो यही तो हम निकालना चाह रहे थे, एंगल कितना बेसिकली। अब एंगल की वैल्यू आ चुकी है, एंगल की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको क्या करो आप इक्वेशन में पुट अप कर दो। कौन सी में, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आप क्या कर दो इक्वेशन में पुट अप कर लेना, किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर लेना, वहां से आप u1 u0 v1 v2 की वैल्यू आप निकालो भाई। बहुत सारी इक्वेशन है, सॉल्व करने का तरीका बता दे सिस्टमेटिक। अब आप इस हद तक पहुंचे खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।